तो प्यारे दोस्तों, आज है 1 फरवरी 2025 दिन शनिवार और अब देश की बड़ी खबरें विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। मंत्रियों को ट्रांसफर के अधिकार मिले पर फ्री हैंड नहीं, विशेष परिस्थितियों में ही कर सकेंगे तबादले। सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार को अधिकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी 2025 जारी कर दी है। मोदी सरकार की यह पहली ट्रांसफर पॉलिसी है। इसमें मंत्रियों को अधिकारी कर्मचारियों के तबादले के अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन उन्हें फ्री हैंड नहीं मिला। विशेष परिस्थितियों में कर्मचारियों के ट्रांसफर आदेश विभागीय मंत्री के अनुमोदन से जारी किए जा सकेंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के समय 2021 में आखिरी बार ट्रांसफर पॉलिसी जारी की गई थी। मोदी सरकार ने कार्य की सुविधा से इसी पॉलिसी की कंडिका 9 में संशोधन किया है। इसमें विभाग के मंत्रियों को विशेष परिस्थितियों में ट्रांसफर करने का अधिकार मिला है। बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में गत 24 जनवरी को महेश्वर में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। प्रदेश के 5,20,000 पेंशनर्स का नहीं पता, अब 15 फरवरी तक घर घर जाकर खोजेंगे। प्रदेश में पेंशन वितरण में एक बार फिर बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। इस बार 5,20,000 पेंशनधारी गायब है। सरकार 3 स्तर पर सत्यापन के बावजूद पता नहीं लगा सकी, जबकि बैंक खातों में पेंशन पहुंच रही है। 15 फरवरी तक हर गायब पेंशनधारी का घर घर जाकर एक बार और सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद नाम हटा दिए जाएंगे। जहां सरकारी मुलाजिम की लापरवाही रहेगी, वहां उन पर कार्रवाई होगी। दरअसल प्रदेश में पेंशन में गड़बड़ी का बड़ा रिकॉर्ड रहा है। सालों से पेंशन में गड़बड़ी होती रही है। इस कारण सरकार इसका बार बार सत्यापन कराती है। इसके तहत पिछले 1 साल में सत्यापन के 3 चरण के बावजूद 5,20,000 पेंशनर्स की ई-केवाईसी नहीं हो सकी। इसके पीछे इनके सत्यापन में सामने नहीं आने सहित अन्य तकनीकी कारण जिम्मेदार है। अब इन पेंशनर्स को बार बार घर जाकर तलाशना तय किया गया है। अब तक 49,84,000 पेंशनर्स सत्यापित हो चुके हैं। 5,20,000 की ई-केवाईसी नहीं हो पाई है। 5 जिले नीमच, अलीराजपुर, सिवनी, अनूपपुर व बालाघाट में विशेष टीम भेजकर सत्यापन कराया जाएगा। मध्य प्रदेश के 10 लाख कर्मचारी करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विरोध। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघर्ष मोर्चा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि एनपीएस और यूपीएस पेंशन योजना वापस लेकर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू की जाए। 28 फरवरी को दोपहर 1 बजे मंत्रालय के सामने यूपीएस आदेश की प्रतियां जलाई गई। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि मध्य प्रदेश के 10 लाख सरकारी कर्मचारियों ने यूनिफाइड पेंशन योजना का विरोध करने का निर्णय लिया है, क्योंकि नई पेंशन योजना एवं यूनिफाइड पेंशन योजना में कोई अंतर नहीं है। दोनों कर्मचारी विरोधी है एवं बुढ़ापे का सहारा छीन रही है। नई यूपीएस पेंशन योजना लाकर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के साथ छल किया है। यूपीएस पेंशन योजना मकड़जाल है। मध्य प्रदेश के कर्मचारी खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। यदि सरकार ने शीघ्र ही दोनों पेंशन योजना लागू नहीं की तो मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघर्ष मोर्चा प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराने के बाद उग्र आंदोलन करेगा। पुरानी पेंशन योजना के समर्थन में प्रधानमंत्री के नाम पोस्ट कार्ड अभियान शुरू करेगा। अब ऑनलाइन लिखे जाएंगे अफसरों के गोपनीय प्रतिवेदन। प्रदेश सरकार के अधिकारियों के मौजूदा वित्तीय वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन अब ऑनलाइन ही लिखे जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत 25 मार्च 2025 तक हर हाल में संबंधित अधिकारियों का गोपनीय प्रतिवेदन भेजने को कहा है। निर्देश पत्र के साथ एक प्रारूप भी जारी किया है, जिसमें भरकर संबंधित अधिकारी से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन प्रेषित करनी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार मंत्रालयीन सेवा के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों का भी वित्तीय वर्ष का गोपनीय प्रतिवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। प्रारूप 25 मार्च तक सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित किया जाना है। उल्लेखनीय है कि अभी तक प्रदेश सरकार के अधिकारियों का गोपनीय प्रतिवेदन ऑफलाइन लिखा जाता था, जिस वजह से सामान्य प्रशासन विभाग तक प्रतिवेदन पहुंचने में सामान्यतः अधिक समय लगता था। कभी कभी प्रतिवेदन से दस्तावेज गुम होने की शिकायतें शासन तक पहुंचती थी। कुछ मामलों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन नहीं लिखे जाने के मामले भी सामने आते थे। अब इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है।
शहरों के अतिशेष 6000 शिक्षक गांवों के स्कूल में भेजे जाएंगे। तबादले के बाद शहरों में जमे अतिशेष शिक्षकों को अब स्कूल शिक्षा विभाग बिना काउंसलिंग के गांवों के स्कूल में भेजने की तैयारी में है। ऐसे शिक्षकों की संख्या करीब 6000 बताई जा रही है। अप्रैल में इन शिक्षकों को खाली पड़े गांवों के स्कूल में भेजा जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग में इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। गौरतलब है कि पिछले साल प्रदेश भर से शहरों के स्कूलों के करीब 22,000 अतिशेष शिक्षकों का गाँवों में तबादला किया गया था। इसके लिए काउंसलिंग की गई थी। इसमें से 16,000 ने ही आवंटित स्कूलों में ज्वाइन किया है। करीब 6000 शिक्षक राजनीतिक या अन्य कारणों से शहरों में ही रुक गए। ऐसे में ये शिक्षक अतिशेष हो गए हैं। विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुसार इन शिक्षकों की पदस्थापना बिना काउंसलिंग के ही की जाएगी। आगामी अप्रैल माह में इन्हें प्रशासकीय स्थानांतरण के माध्यम से शिक्षकों की कमी वाले शालाओं में पदस्थ किया जाएगा। अतिशेष शिक्षक पोस्टिंग में सीनियरिटी का अतिक्रमण अन्याय, आयुक्त को निराकरण के निर्देश। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में अतिशेष शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में शिक्षक की सीनियरिटी पर अतिक्रमण करके जूनियर को पदस्थ किए जाने के मामले में जबलपुर स्थित हाईकोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण संचालक ने निर्देश दिया है कि वह मामले का निराकरण करे। तब तक याचिका दाखिल करने वाले शिक्षक के ट्रांसफर ऑर्डर स्थगित रहेंगे। श्री अतुल उइके एवं श्री प्रकाश पाटिल माध्यमिक शिक्षक सामाजिक विज्ञान पद पर बुरहानपुर जिले में पदस्थ है। अतिशेष प्रक्रिया एवं काउंसलिंग के दौरान बुरहानपुर जिले में काउंसलिंग में शामिल हुए, परंतु जिन स्थानों के वे भरना चाहते थे वह पोर्टल पर रिक्त दर्शित नहीं हो रहे थे। जैसा कि विदित है कि पहले राउंड की काउंसलिंग में कुछ माध्यमिक शिक्षक सामाजिक विज्ञान शामिल नहीं हुए थे। उनके लिए दूसरे राउंड की काउंसलिंग आयोजित की गई थी। उस काउंसलिंग के दौरान बुरहानपुर स्थित या पास के विद्यालयों में रिक्त स्थान दर्शित होने लगे। बोर्ड परीक्षा को लेकर एस्मा लागू, शिक्षक नहीं कर सकेंगे हड़ताल। एमपी बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए प्रदेश सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है। इस अवधि में परीक्षाओं में नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी और अन्य स्टाफ किसी प्रकार की हड़ताल नहीं कर सकेंगे और न ही छुट्टी ले सकेंगे। राजपत्र में प्रकाशन के बाद राज्यपाल के सचिव गौरव राजपूत द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू हो रही है। ये परीक्षाएं अति आवश्यक सेवा घोषित की गई है। इस वजह से परीक्षा की पूरी अवधि में एसेंशियल सर्विस एंड मेंटेनेंस एक्ट लागू रहेगा। इस दौरान शिक्षक छुट्टी नहीं ले सकेंगे और आंदोलन, धरना प्रदर्शन भी नहीं कर पाएंगे। एस्मा की अवधि 15 फरवरी से 15 मई तक रहेगी। पेंशन के लिए लड़ते लड़ते भगवान को प्यारा हो गया सेवानिवृत्त कर्मचारी। स्वास्थ्य विभाग का एक कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन एवं अन्य स्वत्वों का भुगतान प्राप्त करने के लिए लड़ते लड़ते भगवान को प्यारा हो गया और अब उसकी विधवा एक एक पैसे के लिए मोहताज है। उन्हें पेंशन प्रदान करने के लिए हाईकोर्ट द्वारा विभाग को निर्देशित किया गया। इसके बाद भी विभाग द्वारा उन्हें भुगतान नहीं किया गया। गौरतलब है कि रामायण प्रसाद तिवारी फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के पद से 31 जनवरी 2016 को सेवानिवृत्त होकर पेंशन प्राप्त करने हेतु समस्त दस्तावेजों सहित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा के कार्यालय में जमा किए। श्री तिवारी को यह कहकर कि आपकी एडहॉक पर की गई नियुक्ति को अभी तक नियमित नहीं किया गया है, इसलिए पेंशन की पात्रता नहीं है। संचालनालय को नियमित नियुक्ति हेतु पत्र लिखा गया। श्री तिवारी के समकक्ष एडहॉक पर नियुक्त सभी कर्मचारियों को जो सेवानिवृत्त हुए उन्हें सेवानिवृत्ति का लाभ प्रदान किया गया। श्री तिवारी के द्वारा बार बार आवेदन एवं कार्यालय का चक्कर लगाने के बाद भी जब पेंशन निराकृत नहीं हुई तो उन्होंने उच्च न्यायालय जबलपुर में पिटीशन दायर कर दिया। उच्च न्यायालय ने रिट पिटीशन में अपने पारित निर्णय 3 जनवरी 2024 को निर्देश दिया कि पिटीशनर रामायण तिवारी पेंशन का हकदार है। उसे सेवानिवृत्त दिनांक 31 जुलाई 2016 से उसके संपूर्ण स्वत्वों की गणना करके 6% ब्याज की दर से 2 महीने के अंदर भुगतान किया जाए। 2 महीने के अंदर भुगतान न करने पर 9% ब्याज सहित पूरी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। श्री तिवारी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को न्यायालय की मूल प्रति सौंपकर पेंशन निराकरण करने का निवेदन किया गया, किंतु स्वास्थ्य विभाग ने उच्च न्यायालय के निर्णय को भी ठेंगा दिखा दिया। श्री तिवारी इसी बीच गंभीर बीमारी से पीड़ित होकर शांत हो गए।
केंद्रीय कर्मी नए पोर्टल पर अपने लिए पेंशन योजना चुन सकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की गई एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस की अधिकांश शर्तें निर्धारित कर दी गई है। सरकार ने कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस दोनों विकल्प खुले रखे हैं। कर्मचारी दोनों में से कोई एक पेंशन योजना चुन सकेंगे। इसके लिए सरकार 31 मार्च 2024 से पहले एक एकीकृत पोर्टल शुरू करेगी, जिसके माध्यम से चयन किया जा सकेगा। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एनपीएस के साथ यूपीएस का भी संचालन करेगा। इसके लिए जल्द दिशा निर्देश जारी करेगा। अधिसूचना के मुताबिक जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं और जिन्होंने एनपीएस को चुना है, केवल उन्हें यूपीएस से जुड़ने का मौका मिलेगा। यह स्पष्ट किया गया है कि मौजूदा कर्मी और भविष्य के कर्मचारी दोनों के पास यह विकल्प होगा कि वे एनपीएस के तहत यूपीएस चुने या फिर यूपीएस के एनपीएस को जारी रखें। एक बार विकल्प चुनने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा। अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि जो कर्मचारी यूपीएस विकल्प चुनेंगे वे किसी अन्य नीतिगत रियायत, नीतिगत बदलाव, आर्थिक लाभ या बाद में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार की समानता का दावा करने के पात्र नहीं होंगे और न ही इसका दावा कर सकेंगे। बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा मुन्ना भाई। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड एग्जाम परीक्षा में एक बार फिर क्विक रिस्पांस कोड लागू किया गया है। परीक्षा में वास्तविक विद्यार्थी की जगह दूसरा फर्जी विद्यार्थी ना बैठ सके, इसके लिए प्रवेश पत्र में क्यूआर कोड लगाया गया है। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में इस बार भी छात्रों को मिलने वाले प्रवेश पत्र को सुरक्षात्मक लहजे से तैयार किए गए हैं। प्रवेश पत्र को सीधे ट्रैक किया जा सकेगा। शिक्षक को डेटा सीट आदि से मिलान करने जैसी लंबी प्रक्रिया से जूझना नहीं पड़ेगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किए जाने वाले एडमिट कार्ड को क्विक रिस्पांस कोड से युक्त किया गया है। वहीं परीक्षा के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी या उत्तर पुस्तिकाओं में हेरफेर से बचने के लिए सभी विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं में बार कोड होंगे। फरवरी 2024 में हुआ वेतन देने का आदेश पर मिला नहीं। गौहर महल में पदस्थ 9 गार्ड्स को 3 माह से अधिक समय से वेतन का भुगतान नहीं हो सका है। यह जानकारी सामने आई है कि सभी 9 गार्ड्स रवि सिक्योरिटी नामक एजेंसी से जुड़े हुए हैं और एजेंसी द्वारा इन्हें हर माह वेतन का भुगतान भी किया जा रहा है, लेकिन इस एवज में हथकरघा एवं हस्तशिल्प विभाग से सिक्योरिटी एजेंसी को वेतन भुगतान नहीं हो सका है। लंबे समय तक वेतन भुगतान रोकने के बाद जब सिक्योरिटी एजेंसी ने हथकरघा संचालनालय के तत्कालीन एमडी मोहित बुंदस से मुलाकात की तो उन्होंने विभागीय सीओ को मामले की जांच सौंपी। सीए द्वारा पूरे मामले में फरवरी 2024 में रिपोर्ट को सही पाए जाने और इसे ओके किए जाने के बाद भी सिक्योरिटी एजेंसी को वेतन का भुगतान नहीं हो पाया, जिसके बाद सिक्योरिटी एजेंसी संचालक ने गार्ड का वेतन रोक दिया। ऐसे में अब गार्ड से भी बिना वेतन के ही काम कर रहे हैं ताकि काम छोड़ने पर उनका पुराना वेतन डूब न जाए। आयुक्त हथकरघा एवं हस्तशिल्प मदन विभीषण नगर गोसे को जानकारी दी तो उन्होंने पूरे मामले में संचालनालय के सीए व वित्तीय सलाहकार से पूरे मामले की जानकारी लेने की बात कही। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर, संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी सभी कर्मचारियों के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में भी जरूर शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी जरूर पहुंचे। और दोस्तों, कमेंट कर जरूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और किस विभाग में कार्यरत है। धन्यवाद। जय श्री राम।